Hey guys, welcome to the Hindu Club. What is Hindu Club? Hindu Club is a free of cost initiative जहां पर हम लोग मंडे टू सैटरडे रात को 9 बजे डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर। आप इस क्लब को ज्वाइन करके हमारे सेशन को लाइव अटेंड कर सकते हो। लाइव अटेंड करने के लिए आपको विजिट करना है www.godsupro.com। वहां पर आपको फ्री कोर्सेज के सेक्शन में हिंदू क्लब नाम का एक फ्री कोर्स मिलेगा। आप जाइए और इसमें एनरोल कर लीजिए। आज हम कवर करेंगे February 13, 14 और February 15 का द हिंदू के इंपॉर्टेंट सेक्शंस। 3 दिन के एक साथ कवर करने हैं, तो थोड़ा जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 13th ऑफ February के न्यूज़पेपर से। ठीक है, उसमें एक आर्टिकल आया था न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर। अगर आप न्यूज़पेपर्स को रेगुलरली पढ़ रहे हो तो आप ये देख पाओगे कि आजकल न्यूक्लियर एनर्जी काफी फोकस में है। अभी प्राइम मिनिस्टर फ्रांस गए थे, वहां पर भी वो बात कर रहे थे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में। खैर, न्यूक्लियर एनर्जी के टॉपिक को डिटेल में हम कभी फुर्सत से देखेंगे। आज जो आर्टिकल बोलता था वो मैं आपको बेसिक एक सिंपल से वे में समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब है आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूज कर कर एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हो। अब ऐसी टेक्नोलॉजी से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो होती है एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर। समझो, न्यूक्लियर पावर प्लांट आपकी एनर्जी प्रोड्यूस करके देता है। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर फ्यूल से न्यूक्लियर एनर्जी बनती है वाया रिएक्टर। तो एक न्यूक्लियर प्लांट होता है, उस प्लांट में रिएक्टर होता है। रिएक्टर के अंदर या तो फ्यूजन टेक्नोलॉजी यूज होगी या फिजन टेक्नोलॉजी यूज होगी, या तो फिजन होगी या फ्यूजन होगी। दो डिफरेंट टाइप्स की टेक्नोलॉजीज हैं। अभी ऑब्वियसली हम इसके जो डिटेल्ड इसका डिफरेंशिएशन है वो अभी नहीं करेंगे, बट मोटी बात यही होती है। फिजन के अंदर देखो स्प्लिट होता है, ठीक है, और फ्यूजन के अंदर कॉम्बिनेशन होता है। एक बात मैं आपको बता दूं, वन थिंग विच यू नीड टू नो एंड रिमेंबर, फिजन टेक्नोलॉजी अभी वाइडली यूज्ड है, फ्यूजन टेक्नोलॉजी अभी डेवलप नहीं हुई है। कहीं पर भी आपको ये स्टेटमेंट मिल जाए, एक बात याद रखना, फ्यूजन टेक्नोलॉजी का अभी यूज नहीं होता है, ये स्टिल अंडर डेवलपमेंट है। ठीक है, अब रिएक्टर्स भी बहुत तरीके के होते हैं। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होते हैं, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स होते हैं, आपके स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स होते हैं। अब ये सब क्या होता है इसको हम कभी आराम से देखेंगे। आर्टिकल क्या बोलता था? आर्टिकल ये बोलता था, जो रिएक्टर होता है ना दोस्त, रिएक्टर को सप्लाई करते हैं फॉरेन से। हम यूजुअली जो रिएक्टर्स होते हैं उनका सप्लाई लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल AP1000 प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, ये यूएस का रिएक्टर है। अब अगर आपने रिएक्टर कहीं से इंपोर्ट करा है, और आप ये सोचो कभी भी अगर कोई न्यूक्लियर डिजास्टर होता है, ठीक है, जैसे शर्नोबिल में हुआ, ठीक है, ऐसा डिजास्टर होगा तो सफर तो लोग करेंगे, यस या नो? लोग सफर करेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, लाइबिलिटी किसकी होगी? ऐसे में अगर आप रिएक्टर कंपनीज को लाइबल रखते हो तो क्या आपको लगता है वो आपको रिएक्टर सप्लाई करेंगे? क्या वो लोग इंटरेस्टेड होंगे सप्लाई करने में? शायद नहीं। ठीक है, यही प्रॉब्लम है कि हम लोग के जो लेजिस्लेशन है, जो न्यूक्लियर लाइबिलिटी एक्ट है, ठीक है, वो लाइबिलिटीज को फिक्स करने की कोशिश करता है, पर जो गवर्नमेंट है हमारी, वो पहले भी और आज भी थोड़ा सा हेजिटेट करती है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटीज को इंपोज करने में, ताकि ये जो इंपोर्ट कर रहे हैं हमारे को रिएक्टर्स, वो लोग बुरा ना मान जाए। तो आर्टिकल यही बोलता था कि भैया ऐसा कंसेशन आपको नहीं देना, डेंजरस कंसेशन ऑन लाइबिलिटीज। आप ऐसे डेंजरस कंसेशंस ना दीजिए। ठीक है जी, आप इन रिएक्टर्स को, जो भी रिएक्टर्स और जो न्यूक्लियर पावर पॉइंट, इस पावर पॉइंट बोल रहा हूं, न्यूक्लियर पावर प्लांट को जो ऑपरेट करता है उसको ऑपरेटर बोलते हैं। इंडिया में ये काम न्यूक्लियर पावर कंपनी लिमिटेड करती है। आई थिंक NPCIL, आई एम नॉट रिमेंबरिंग एग्जैक्टली, बट न्यूक्लियर पावर समथिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NPCL, आई थिंक, आई डोंट नो। ठीक है, एक बार बताना मेरे को। ठीक है, जैसे कि NTPC है, ठीक है, NHPC है, NHPC, NTPC और NPCL है जहां तक मुझे याद है, आई डोंट नो। ठीक है, एक बार देख लेना। चलो, उसके बाद बात होती है यहां पर सुप्रीम कोर्ट के गवर्नर का इशू जो है। देखो यहां पर क्या था, यहां पे मैं बताता हूं आपको। यहां पे एक बड़ी सिंपल सी चीज थी गवर्नर वाले इशू में, इसको देखते हैं। इसमें क्या था, देखो सिंपल बात है, आपके गवर्नर का जो इशू है वो 3 जगह फिट होता है: सेंटर स्टेट रिलेशन, फेडरलिज्म और गवर्नर अपने आप में जो टॉपिक है। ठीक है, ये बात समझ आती है।
यहां पर ये बात थी, आपको मालूम होगा, आप लक्ष्मीकांत में या किसी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में पढ़ते हो कि जब गवर्नर के पास बिल आता है तो वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है, असेंट दे सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है, और प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए भी होल्ड कर सकता है ना? ऐसा हो सकता है। अब अपनी इस पावर को यूज कर कर गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट को परेशान करते हैं। ठीक है, अब ये मल्टीपल जगहों पर देखा गया है। ऐसा ही कुछ हुआ तमिलनाडु के केस में। अब आपको ये सारे एग्जाम्पल याद नहीं रखने हैं, आपको बस ये याद रखना है कि मल्टीपल प्लेसेस पे ऐसा गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्फ्लिक्ट होता है, और उसी के साथ में जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स होते हैं, एक बार आपको ये जरूर प्रिपेयर कर लेने हैं। ठीक है जी, ओके। उसके बाद यहां पर कुछ था नहीं, वही अपनी प्यारी प्यारी नॉर्मल नॉर्मल बातें थी, एआई समिट और एनर्जी ट्रांजिशन, ये सब कुछ इसमें खास नहीं था। हाँ, ये इंपॉर्टेंट था, इसको आप नोट करना। इसमें आप लोगों के लिए एक टास्क भी है, बजटिंग फॉर अ जेंडर इंक्लूसिव विकसित भारत। ये क्या है? होलिस्टिक विजन फॉर विकसित भारत। आपने इतना बोला कि यार इंडिया में आपका गोल क्या है, 70% विमेन कहां होनी चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बाय 2047। ठीक है, मान लिया। अब आपका ये गोल है, मैंने आपको कई बार अपने लेक्चर्स में समझाया है गोल बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे लिखना है। अगर कोई गोल है तो कोई प्रेजेंट सिचुएशन भी होगी, है कि नहीं? प्रेजेंट सिचुएशन ये है, इंडिया में जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, अब आई होप आपको लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का फॉर्मूला याद है। ठीक है, अगर नहीं याद है तो उसको जरूर रिवाइज करना। उसी के साथ में वर्कर पॉपुलेशन रेशियो और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फॉर्मूला भी रिवाइज करना। ठीक है, 90% वुमेन इनफॉर्मल सेक्टर में है, 20.5% वुमेन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में है। ठीक है जी, ओके। अब ये सिचुएशन है, आप कई सारे स्टेप्स ले रहे हो। आपको ना एक काम करना, विमेन इश्यूज वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक A4 साइज की शीट मेंटेन कर लेना। सारी स्कीम्स जो आपको मिलेंगी विमेन के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को लेके, वो यहां पर नोट करते चलना। ठीक है, एक जगह पर नोट करते चलना। अच्छा, बजट ने क्या बोला? बजट ने क्या बोला? उन्होंने जेंडर बजट को इंक्रीज कर दिया, तो बजट में ये अपडेट थी, वो ऐड कर दी। उसके बाद आप अब मुझे सोच के बताना, अगर हम ये सारे स्टेप्स ले रहे हैं, बजट भी काम कर रहा है, एक विमेन की इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में क्या चैलेंजेस आएंगे? 5 चैलेंजेस बिना कोई सोर्स को रेफर करे यहां पर लिखना। ठीक है, इसको मैं बोलता हूं मॉग, मेंस आंसर राइटिंग चैलेंज। ठीक है, मॉक आप करिए, मेंस आंसर राइटिंग चैलेंज आप दीजिए। ठीक है, 5 पॉइंट आपको खुद सोच के लिखने हैं। ठीक है, और सोचना और फिर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब एआई डिफ्यूजन फ्रेमवर्क, ये भी कोई खास चीज नहीं है। यूएस के अंदर आपको मैंने एक बार एआई समझाया था। एआई में मैंने आपको बताया था कि आपको क्या सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है, कंप्यूटिंग पावर, और उसमें लगती हैं चिप्स। तो जो एआई का टेक्नोलॉजी स्टैक होता है, यानी कि हर वो टेक्नोलॉजी जो एआई की डेवलपमेंट में काम आती है, यूएस चाहता है कि वो टेक्नोलॉजी यूएस से बाहर, अगर आप उसे वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो इतना इजीली अवेलेबल ना हो। तो इस फ्रेमवर्क के तहत 3 कंट्रीज में डिवाइड कर रखा है, 3 टीयर्स में। सबसे पहला टीयर है फ्रेंडली एलाइज ऑफ यूएस, वहां पर आप फ्री फ्लो कुछ भी एक्सपोर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है वो कंट्रीज जहां पर वेरी करती है रिस्ट्रिक्शंस, तो इंडिया इस कैटेगरी में फॉल करता है। और आखिरी क्या है? आखिरी है जहां कंप्लीट बैन है, जैसे कि ईरान, जैसे कि नॉर्थ कोरिया एटसेट्रा। तो बस इतनी बात थी, आपको इस फ्रेमवर्क के बारे में नहीं पढ़ना, वैसे भी ये यूएस का है। ठीक है, ये आपको पता है नोक जोक चलती रहती है। केरला गवर्नमेंट कह रही है कि जी हम दुखी हैं, हमारे को बहुत फाइनेंशियल फिस्कल स्ट्रेन पड़ रहा है गवर्नमेंट के बजट के हिसाब से। रेगुलर क्रिटिसिज्म है, आपको इसको नहीं पढ़ना। ये भी आप इग्नोर कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं थी। हाँ भाई, ये देखो, अब वैसे तो इस टॉपिक को मुझे आपको कराने में कम से कम 30 मिनट से ज्यादा लगेंगे। ये पूरा टॉपिक है जिसका नाम है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, कि जो आपके लेजिस्लेचर, जो आपके एमपी एमएलए हैं, लेजिस्लेचर में जो लोग बैठे हैं, ठीक है, वो अगर उन पे क्रिमिनल चार्जेस हैं, तो फिर वो क्या, वो डेमोक्रेसी को, क्या वो पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग को वो जस्टिस दे पाएंगे या नहीं? ठीक है, तो ये सारी डिबेट है। अब अगर आपको नहीं मालूम, मैं आपको कोई प्रोविजन समझाने की कोशिश करता हूं, बड़े ब्रीफ में समझाऊंगा। ठीक है, देखो क्या होता है ना, ये एग्जांपल समझो। एक बंदे के ऊपर, एक बंदे ने हाइपोथेटिकली आज यहां क्राइम किया। ठीक है, इस डेट पे क्राइम किया। ठीक है जी, मेरे साथ इस एक डिस्कशन के लिए लाइव में बने रहना, सिंपल तरीके से अभी बता देता हूं। अच्छा, अब समझो कि कुछ सालों बाद आज वो कन्विक्ट हुआ। यहां पर क्या हो गया? कन्विक्ट हो गया। ये बात समझ आती है? कन्विक्ट मतलब उसको बोल दिया जुडिशरी ने कि हां जी आपने क्राइम किया है, कन्विक्ट। ठीक है, यहां पर क्राइम हुआ था। ठीक है, अब 2 साल मिनिमम, लेट्स से 2 साल की तो मिनिमम उसे सजा हुई है, 2 साल, 2 इयर्स।
ठीक है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, बट हमने ये बोला कि यहां पर भैया क्राइम हुआ, यहां कन्विक्ट हुआ, 2 साल हुए, इसके बाद से लेकर जब वो रिलीज हुआ, मैंने कहा कि आपको, आप ये मानो उसे 2 साल की पनिशमेंट हुई है। अब यहां पर उसका रिलीज हुआ 2 साल बाद, ये है 2 इयर्स, ये कुछ भी हो सकता है टाइम। और यहां पर 6 इयर्स, रिलीज होने के 6 साल तक दे कैन नॉट कंटेस्ट एनी इलेक्शन। समझे? ये लोग कंटेस्ट नहीं कर सकते इलेक्शन को। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। अभी अनिरुद्धा, आपने लिली थॉमस केस लिखा है। अब लिली थॉमस केस ऐसे रैंडमली लिख देने का कोई लॉजिक नहीं है। लिली थॉमस केस कहां पर आता है वो बताता हूं मैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आया, यहां से लेके 6 साल तक आप कंटेस्ट नहीं कर सकते, यहां पर भी नहीं कर सकते जब आप कन्विक्ट हो गए हो, यहां पर भी नहीं कर सकते। तो टोटल इस केस में वो बंदा 8 साल तक इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता। अब देखो, अब क्या है ना, अब एक बात है, अगर सोचो कोई सिटिंग लेजिस्लेचर मतलब एमपी एमएलए है, ठीक है, अच्छा, वो यहां पर कन्विक्ट हो गया, कन्विक्ट होते ही वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। अगर वो कन्विक्ट हो गया, अगर वो कन्विक्ट हो गया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ठीक है, अब सुनो, अब गजब की बात देखो। अब क्या लॉ बना कि अगर उसने ये लॉ, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसी में लिखा था, सेक्शन 8 क्लॉज 4, यहां पर क्या लिखा था कि अगर वो बंदा कन्विक्ट हो गया, कन्विक्ट होकर उसने अपील अगर कर दी, अपील, तो एक तरीके से वो वापस ट्रायल में आ गया, क्योंकि उसने अपील कर दी। अगर उसने अपील कर दी तो वो कंटेस्ट कर सकता है, और आपको मालूम है अगर उसने अपील करा तो 10 साल तक केस चलेगा। तो लिली थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये भैया ये प्रोविजन वॉइड है। ठीक है, तो ये था लिली थॉमस केस। तो इसी के ऊपर अब जो आर्टिकल बोलता था वो ये बोलता था कि देखो, अगर आप कन्विक्ट हो गए हो तो आपको एक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, लेकिन आप इलेक्शन लड़ सकते हो 6 साल बाद। तो भैया ऐसा है, कन्विक्शन के केस में लाइफ टाइम बैन लगा देना चाहिए इलेक्शन लड़ने के ऊपर। अब आपका इसमें क्या ओपिनियन है, आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक है। पर ये था इसका जो इसका आर्गुमेंट था। चलो ठीक है, ये नागास के ऊपर मैंने आपको बोला है, ये सेक्शन वो होता है जहां पर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कोई बुक्स आई होती है, तो उस बुक के बारे में आर्टिकल डिस्कस करता है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको नागाज और उनकी स्टोरी के बारे में पढ़ने का शौक है, आप इसको एक बार देख सकते हो। तो ये था 13th ऑफ February का हिंदू, ठीक है। अब फटाफट चलते हैं 14th के ऊपर। 14th में ज्यादा कुछ नहीं था, मेडिकल एजुकेशन पे बात हुई थी। मेडिकल एजुकेशन पे सिंपल बात बोली थी, इंडिया में मेडिकल सीट्स की कमी है, ये हर एक इंसान को मालूम है, इसलिए बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने। बाहर रेगुलेशन एक स्टैंडर्डाइज नहीं है, तो इसीलिए बजट ने बोला कि भाई देखो, ऐसा है कि हम मेडिकल सीट्स को बढ़ाएंगे, मेडिकल एजुकेशन पे फोकस करेंगे। बस आर्टिकल यही था कि अगर आप हेल्थ केयर पढ़ रहे हो, हेल्थ केयर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है मेडिकल एजुकेशन, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन से ही तो डॉक्टर निकलता है जो फिर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्वाइन करता है। ठीक है, बस आर्टिकल इतना बोलता था। उसके बाद चाइना का डैम प्रोजेक्ट, इसके बाद इसके बारे में बड़े दिनों बाद फिर से आर्टिकल आया। ये मैं पहले ही करंट अफेयर्स पंचायत कोर्स में आपको कवर करा चुका हूं, ये नोट्स आप पढ़ना, आपको समझ आएंगे। एक बात याद रखनी है कि यहां पर एक कन्वेंशन मेंशन थी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द नॉन नेविगेशनल यूजर्स ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्सेज। इंडिया और चाइना इसके सिग्नेटरी नहीं है, लेकिन इंडिया यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी का सिग्नेटरी है जी। ठीक है, इस बात को याद रखना। ठीक है, उसके अलावा इंडिया और चाइना में सतलज, ठीक है, सतलज और ब्रह्मपुत्र रिवर की शेयरिंग को लेके एक एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, अब वो एक्सपायर हो गया है, आगे कब होगा देखेंगे। बस इतनी बात थी, बाकी इसके एनवायरमेंटल कंसर्न्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये देखो, ये 2 आर्टिकल थे जो आपको बस पढ़ने हैं कि यार अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर फ्रांस गए, मैंने आपको बोला स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के ऊपर बात हुई, न्यूक्लियर लाइबिलिटी के ऊपर बात हुई, ठीक है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में बात हुई। अब सारी बातें फिर वही हैं, आपको बस इनको पढ़ना है, देखना है, कोई इतना नोट्स बनाने लायक काम नहीं है। ठीक है, उसके बाद एंगेजिंग रशिया, अब ट्रंप आए हैं भाई, ये हर दिन कुछ नया लेके आ जाते हैं। ये कह रहे हैं कि हमें प्यूटिन के साथ एंगेज करना चाहिए, प्यूटिन के साथ इन्होंने फोन पे बात करी और ये बोल रहे हैं कि भाई शायद वो नेगोशिएट करने के लिए रेडी हो जाए फॉर द यूक्रेन क्राइसिस। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये एडहॉक जजेस वाला पूरा टॉपिक सारे प्रोविजंस के साथ मैंने अच्छा खासा टाइम लगा के आपको एक्सप्लेन किया था करंट अफेयर्स पंचायत कोर्स में, उसी के ऊपर डिबेट आई है। प्रोविजंस को एक बार रेफर करना, डिबेट को पढ़ना, दैट इज इट, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब डीआरसी में क्या हो रहा है ये भी मैं आपको बता चुका हूं, मैपिंग इंपॉर्टेंट है इसकी। डीआरसी के अंदर अगर आपको कोई बात याद रखनी है तो वो यही याद रखनी है कि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है। तुत्सी, तुत्सी
तरह का उनका एथनिक ग्रुप है जिनके ऊपर एक टाइम पे जेनोसाइड हुई थी। अब वही लोग कहीं ना कहीं, और वो बेस कहां है, रावंडा नाम की कंट्री में, वहां से कॉन्गो के अंदर वो लोग, उनका जो ये MI, ठीक है, उनका जो M23, MI बोल रहा हूं, M23 मिलिशिया है, ये रावंडा गवर्नमेंट इसको बैक करती है, ठीक है। अब ये लोग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में वायलेंस कर रहे हैं, तो इनकी जो कहानी है, पढ़ने का शौक है, पढ़ लेना, एग्जाम में नहीं पूछेगा। इंपॉर्टेंट है वो है मैपिंग ऑफ अफ्रीका हमेशा से इंपॉर्टेंट होती है। इस रीजन के लेक, रिवर, जितने ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, सब कुछ पढ़ के रट के आराम से जाना। यहां पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, उन लेक्स को तो जरूर 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 पढ़ लेना, ठीक है। बाकी हम अपने मैपिंग कोर्स में उसको मैं कराऊंगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहां पर 15 फरवरी को आते हैं। 14 का काम हो गया, 15 को एक ही पेज आता है, कुछ भी नहीं था 15 के अंदर। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखो, तीस्ता डैम एक बना रहे हैं। आपको मालूम होगा 2023 में यहां पर एक ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आई थी। फ्लड आपको मालूम होना चाहिए, जो भी जितने भी ज्योग्राफिकल फिनोमेना GLOF को लेके हैं, ज्योग्राफिकल एंगल, उसको प्रिपेयर करना है। फ्लड आई थी, फ्लड के बाद बहुत ज्यादा लॉस ऑफ लाइफ हुआ था, अब दोबारा से डैम बन रहा है। आपको मालूम होना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ब्लैक कार्बन यानी कि सूट, ये आपकी आइस शीट पे इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि उसकी मेल्टिंग तेज हो जाती है। जितना छोटा ग्लेशियर होगा, मेल्टिंग उतनी तेज होगी। तो अब आर्टिकल यही बोलता है कि यार ये डैम बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, इसके इन्वायरमेंटल कंसर्न्स होंगे कि नहीं होंगे, बस, ठीक है। वही बात रिपीटेड है। ये आर्टिकल ऐसा आपको प्रिपेयर नहीं करना, लेकिन इस आर्टिकल से GLOF, ये जो फिनोमेना है GLOF, इसके ऊपर आपके पास सेपरेट नोट्स होने चाहिए। उसके अलावा आपके हिमालयन इकोसिस्टम के ऊपर आपके नोट्स होने चाहिए, और उसी के साथ में जितने भी ये डैम प्रोजेक्ट्स और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स आप देखोगे हिमालयन इकोसिस्टम में हो रहे हैं, इनके ऊपर, इनके इस टॉपिक के ऊपर भी आपके पास नोट्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लग गया है, इसकी अपडेट थी। अब सेंटर को काम करना चाहिए कि वहां पे टेंशन कम हो जाए। इन्फ्लेशन के ऊपर रिपोर्टिंग थी कि फूड इन्फ्लेशन कम हो गया है। अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे का लेक्चर अटेंड किया है, आपको मालूम है इंडिया में इन्फ्लेशन का मेजर रीजन ही फूड इन्फ्लेशन है। फूड इन्फ्लेशन, क्योंकि आपके विंटर हार्वेस्ट अच्छे हुए हैं, तो फूड इन्फ्लेशन कम है, तो ओवरऑल CPI भी आजकल कम है, ठीक है। 4.3% हो गया है। 4% की लिमिट होती है, 4 से 6%, तो बढ़िया चल रहा है सब कुछ। अच्छा, आप लोगों ने कई बार, आपके पास आईफोन होगा, आईफोन कौन बनाता है, मुझे कमेंट्स में आप बताओगे कौन बनाता है आईफोन? आईफोन की कंपनी का क्या नाम है, ठीक है, एनीवन? एप्पल। एप्पल ने आईफोन को डेवलप किया, डिजाइन किया, ठीक है। आईफोन की जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग आपको जान के हैरानी होगी, आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग और उसकी असेंबली कॉन्ट्रैक्टर्स करते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर्स करते हैं, बहुत तरह के कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो ये काम करते हैं। उनमें से एक कॉन्ट्रैक्टर है फॉक्सकॉन। फॉक्सकॉन एक ताइवान की कंपनी है जो आईफोन बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है फॉर एप्पल, और फिर उसे सेल करती है। अब अगर ये मैन्युफैक्चरिंग इंडिया से बाहर होगी, तो फिर जब वो अंदर आएगा इंडिया में, उस पर ड्यूटीज लगेंगी, तो आपको आईफोन महंगा पड़ता है। लेकिन अगर वो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही होने लग जाए, तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो आपको मालूम ही है जॉब्स क्रिएट होंगी, आपका सिटीजन्स का वेलफेयर होगा, उसी के साथ में आपको टैक्स अच्छा मिलेगा, उसी के साथ में आप एक तरीके से आपकी सॉफ्ट पावर इंप्रूव होगी। यस या नो? मैन्युफैक्चरिंग के जितने बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलेंगे। तो इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर PLI स्कीम देता है, और उसके तहत फॉक्सकॉन जो है वो इंडिया के अंदर आईफोन 16 को मैन्युफैक्चर कर रही थी। अब इस फॉक्सकॉन कंपनी के अंदर चाइनीज इंप्लॉय काम करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए चाइनीज क्या कहते हैं, आपकी जो इक्विपमेंट और मशीनरी होती है वो इंपोर्ट होती है। तो चाइना उसको रोक रहा है। अब चाइना नहीं चाहता कि इंडिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एक मैन्युफैक्चरिंग का पूरा इकोसिस्टम है वो डेवलप हो, तो वो ये सारे गेम खेल रहा है। इसके ऊपर ही आर्टिकल था, डीलिंग विद चाइनाज वेपनाइजेशन ऑफ ई सप्लाई चेन। आर्टिकल में आपके एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने कुछ मार्क नहीं किया, ठीक है। इस आर्टिकल में भी एज सच आपको कुछ नोट्स नहीं करने, GLOF के नोट्स अलग से बना लेना। यहां पर भी आपको ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है उसके बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के अंदर आपने PLI स्कीम दी, और आप देखो 8,000, ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ की जो PLI की सब्सिडी थी, उसमें से 6,000 तो ऑलमोस्ट, हाँ ये रहा, 6,600 करोड़ रुपए इन 3 कंपनीज को ही मिले थे, फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। अब
चाइना चाहता नहीं है कि इंडिया उसको डेवलप करे ताकि बाकी जो जितने भी ये बिजनेसेस हैं वो चाइना को छोड़ के इंडिया आए, क्योंकि ट्रंप वैसे भी चाइना के साथ ट्रेड वॉर में लगा हुआ है। तो लोग जो कंपनीज हैं दे आर फाइंडिंग एंड दे आर सर्चिंग फॉर एन ऑल्टरनेटिव, तो वो ऑल्टरनेटिव उनको इंडिया में मिलेगा। चाइना ये चाहता नहीं, इसलिए ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए आर्टिकल बोलता है कि भैया देखो, ये पार्ट आप फिर भी एक बार को नोट कर सकते हो। आर्टिकल का जो इंपॉर्टेंट था वो ये था कि इंडिया को क्या करना चाहिए। इंडिया को भैया खुद की ही इंडस्ट्री, अपने वर्कफोर्स को ट्रेन करना चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव कैपिटल को इन्फ्यूज करना चाहिए, तभी जाके आप चाइना के साथ कंपीट कर पाओगे। मैंने आपको चाइना के साथ एक 3C स्ट्रेटेजी डिस्कस करी थी। अगर आपको वो 3C स्ट्रेटेजी मालूम है तो आप उसको यहां पर अप्लाई कर पाओगे। ठीक है जी, तो ये था मोटा मोटा 13th, 14th और 15th फरवरी का जो द हिंदू के इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे। अब हम आपसे मिलेंगे मंडे रात को 9 बजे। उसी के साथ में प्रीलिम्स आ रहा है। अगर किसी को पंचामृत टेस्ट सीरीज में एनरोल करना है वो कर सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको 5 जीएस के टेस्ट मिलेंगे, एक मास्टर करंट अफेयर सेशन मिलेगा और उसी के साथ में एक प्रीलिम्स फाइनल स्प्रिंट सेशन मिलेगा। इस टेस्ट सीरीज का प्राइस 999 रुपीज है। ठीक है जी, आप इसको अवेल कर सकते हो हमारी वेबसाइट www.gaursepadho.com से। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।